दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है लोन लेने के बाद कस्टमर के साथ जो-जो प्रॉब्लम होता है, कस्टमर जो लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो सोचता है कि कुछ नहीं होगा, चलो क्या कर लेगा बैंक। उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो पहले जो चीज़ है, बैंक के पास जो 3 राइट्स है, मेन जी मैंने जो देखे हैं इतने मतलब कस्टमर के साथ मीट करके, कस्टमर का जो 3 प्रॉब्लम है, जो 3 महाअस्त्र जो बैंक के पास उसने मतलब दे के रखा है, एक है कि अगर वो कोई मॉर्टगेज देता है, तो एक वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी ये बैंक का पास रहता है, डीड। जब लोन क्लोज़ होगा, उसके बाद वो डीड रिटर्न करेगा। ये एक बैंक के पास है। दूसरा है चेक। आप जो पीटीसी देते हैं, मतलब पोस्ट डेटेड चेक या ब्लैंक चेक कहिए, जो भी कहिए, आप ये लोन का जब एग्रीमेंट होता है, तब आप ये दे देते हैं बैंक के पास, ताकि वो बाद में आपका पैसा वसूल सके। बैंक तब आपको कुछ नहीं बताता है कि ये किस चीज़ के लिए लेता है। तब आपको फॉर्म में साइन करना होता है और आप पैसे के लिए फॉर्म में साइन कर देते हैं। वो चेक माँगता है, आप चेक दे देते हैं। तो इसके चलते क्या होता है प्रॉब्लम कि अगर बैंक में अगर मान लीजिए कि आप जब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 2-4 महीना हो गया, 5 महीना, 6 महीना हो गया, रिकवरी एजेंट जब आपके पास आता है, तब आप फिर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब बैंक वो चेक क्या करते हैं, बाउंस करा देता है। अगर वो चेक बाउंस हो गया, तो आपके खिलाफ सेक्शन 138 का केस बनता है, जो एक तरीके से क्रिमिनल केस भी है और उसे सिविल के तरह भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वो क्रिमिनल का एक सेंस उसमें लगा रहता है। चेक बाउंस का केस में आपका क्या होगा, आपको तो पहले जाके बेल लेना है और अगर बेल नहीं ले रहे हैं तो आपके खिलाफ वारंट निकल जाएगा और आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकता है। ये एक उसके पास हथियार होता है बैंक के पास, अगर आप ईएमआई टाइम पे नहीं पे कर रहे हैं तो। और तीसरा जो हथियार है वो है ईसीएस। ईसीएस भी आपके खिलाफ वो ईसीएस बाउंस का केस भी कर सकता है। उसका 25 नंबर सेक्शन के लिए वो केस होता है। तो ये तीनों जो है यही पैंतरा बैंक यूज़ करता है जब आप लोन नहीं चुकाते हैं। और चौथा भी एक हमने रिसेंटली देखा है, एक कस्टमर के पास मतलब बैंक उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका, ना चेक बाउंस केस कर सका, ना उसका प्रॉपर्टी ले सका, ना मतलब उसका क्या बोलते हैं ईसीएस बाउंस नहीं कर सका। तो बैंक ने क्या किया, उसके खिलाफ 420 का केस कर दिया। ऐसा भी मैंने देखा है, ये रिसेंट का केस है। तो सिर्फ 420 का ही केस नहीं किया, उसके खिलाफ 120 बी सेक्शन भी लगा दिया। तो ये सब एग्रेसिव है, एनबीएफसी है। एग्रेसिव तरीके से कस्टमर के मतलब झूठा इल्ज़ाम देके कस्टमर के साथ जी क्योंकि वो पैसा नहीं निकाल पा रहा है, तो एक्चुअली ये इल्ज़ाम जो है वो झूठा है, फिर भी कस्टमर को तो अभी भुगतना ही है। तो इसीलिए पहले से ही आप मतलब तरीका सोच के रखिए, आप एविडेंस रखिए, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आपको। इसीलिए ये जो 4 रास्ता मैंने बोला, यही मैं अभी तक के मतलब देखा है, जो बैंक जो-जो स्टेप लेता है, वो आपको लेटर भेजेगा। और भी एक तरीका है, जो करता है, वो क्या करता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजता है। तो आर्बिट्रेशन का नोटिस भी आपको मिलता है, तो क्या आप अगर कोलकाता में रहते हैं, तो आपको भेज देगा बॉम्बे का नोटिस, तमिलनाडु का नोटिस, कि वहाँ पे आपको एक डेट और टाइम पे आपको मतलब मिलना है, आपका लोन का बारे में बात करना है, ये सब आपको भेज देगा। और ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, अगर आप इग्नोर करते हैं, तो ये बैंक का ही मतलब फ्रॉड में जाएगा और आपको इसका भुगताना देना पड़ेगा। आपको जो-जो लीगल रेमेडीज़ है उसको आपको फ़ॉलो करना है और आपको ये सब चीज़ों से अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, हक है, आपको वो सब करना पड़ेगा। अगर मेरा एक और भी कस्टमर था, वो क्या किया है, उसके पास बैंक ने मतलब 1 दर्जनों से भी ज़्यादा लेटर भेजा है और वो सब रिसीव किया है, अच्छा किया रिसीव किया, वरना कुछ-कुछ कस्टमर तो है रिसीव भी नहीं करता है, वो बहुत ही मतलब गलत काम करते हैं। लेटर आता है तो रिसीव करना बहुत ही ज़रूरी है। वो रिसीव करके वो खोल के भी नहीं देखा मेरा कस्टमर। तो मैंने वो खोल के देखा तो उसमें 1 डज़न से भी ऊपर लेटर है। तो उसमें कोर्ट का भी नोटिस था, सब कुछ था, कस्टमर ने नहीं देखा, उसके खिलाफ वारंट भी इश्यू हो चुका था। तो इस तरह का गलती आप मत कीजिए। लेटर आता है तो आप खोल के देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, बैंक क्या बोलना चाहते हैं।
और उसमें कुछ लेटर फ्रॉड भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, बैंक भेजता है। पर आपको हर सावधानी से हर लेटर देखना है कि क्या वो बोलना चाह रहा है, उसमें अमाउंट क्या चेंज हो रहा है, ये सब मतलब आपको चेक करना है। और तीसरा एक चीज़ है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी लेना है कि बैंक उसका आईटीआर जो फाइल किया था, उसमें आपका ये जो लोन का राशि है वो दिखाया था कि नहीं दिखाया था। और एक कन्फ्यूजन लोन का लाइन में होता है, वो क्या है कि बैंक आपको बोलता है कि आपका एनपीए हो जाएगा। रिकवरी एजेंट ये टर्म ज़्यादा यूज़ करता है कि अगर आप ये महीने में 2000 रुपया नहीं देंगे तो आपका लोन ईएमआई ये सब प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, एनपीए हो जाएगा। एनपीए अगर होता है तो आपका कोई किडनी फेल नहीं हो रहा है, ये आपको समझने का आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपका अगर प्रॉब्लम है, एनपीए हो तो उसको होना ही है, तो हो जाएगा। तो उसमें एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बैंक का लिए एक घाटे का सौदा है, इसको ही एनपीए बोलता है बैंक। और कुछ दिन बाद ये एनपीए राइट ऑफ में चला जाता है। राइट ऑफ मतलब उसका एक ऐसा खाता जिसमें वो इस नॉन परफॉर्मिंग जिससे पैसा नहीं निकाल पा रहा है उसको साइड करके वो अपना हिसाब किताब फ्रेश दिखाता है बैंक। ये सब बैंक का इंटरनल पार्ट है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो लेटर मिल रहा है वो आप रिसीव कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। वो लेटर को आपको रिसीव करना है और खोल के देखना है कि क्या लिखा है, हो सके तो रिप्लाई देना है। ये अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। और मैंने 5 स्टेप बताए हैं कि मैंने जितने भी केस देखे हैं तो उसमें पाँचों ही मतलब 3 तो मैक्सिमम ही है, 3 ही मेन है। और उसमें भी 3 में से भी मतलब चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस और डीड, डीड को 13 टू 13 4 ये सब बोलता है। और मतलब पोजीशन के लिए बैंक ट्राई कर रहा है। ये ये 3 चीज़ ही ज़्यादातर बैंक मतलब प्रैक्टिस करता है। और बैंक हो या एनबीएफसी हो। और कुछ-कुछ है जो इन सब को पार करके आर्बिट्रेशन में भी चला जाता है। और मैंने तो एक लेटेस्ट केस देखा है कि उसमें 406, 420 और आईपीसी 120 बी भी लगा दिया। और दूसरा कोई केस नहीं किया, सिर्फ यही किया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डेट है, नेक्स्ट डेट में हम जाके कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। और डरिए बिल्कुल मत, जागरूक बनिए और हमारे साथ जुड़े रहिए नया नया वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।